नमस्कार। साइटिका यानी नर्व कंप्रेशन, इसके दर्द से गुजरना सिर्फ एक पेन नहीं, एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस भी है। कई बार ट्रीटमेंट लेने के बाद भी जब सही तरह से रिलीफ नहीं मिलता तो पेशेंट थक जाता है, और जब ऑपरेशन का सजेशन मिलता है तो कंफ्यूजन और डर और भी बढ़ जाता है। इस वीडियो का फोकस है उन सेफ और इफ़ेक्टिव ऑप्शंस को समझाना जो कई लोगों के लिए सर्जरी का अल्टरनेटिव बन चुका है। मैं हूं डॉक्टर शादाब खान, एमडी होम्योपैथ। पिछले 15 सालों में मैंने कई उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है जिन्हें सर्जरी रेकमेंड की गई थी, लेकिन आज वो लोग बिना ऑपरेशन के एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और अब तो उन्हें मेरी मेडिसिन भी बंद हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं साइटिका होता क्या है और ये इतना अनबियरेबल पेन देता क्यों है। हमारी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, ये अलग अलग वर्टिब्रा से मिलके बनी है जो एक के ऊपर एक है। ये दो वर्टिब्रा के बीच में एक स्पंज जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम डिस्क कहते हैं, और उसके अंदर एक जेल जैसा सब्सटेंस है। ये जो डिस्क है ना, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। हमारे चलते समय, हमारे रनिंग करते समय, ट्रैवलिंग करते समय हमें कई तरह के प्रेशर पड़ते हैं, जो प्रेशर को एब्जॉर्ब हम ये डिस्क करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी तरह से ये जो डिस्क है इस पे परेशानी आ जाती है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सिचुएशंस मतलब खराब सिचुएशंस मतलब कि गलत पोस्चर पे लंबे समय तक बैठना, लंबे समय तक झुक के काम करना, लंबे समय तक खड़े रहना, अचानक से कोई भारी सामान उठाना, या फिर कभी कभी एज रिलेटेड चेंजेस भी आते हैं जिससे डिस्क डैमेज होती है और उसके अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है ना, वो बाहर निकल जाता। जो वहाँ से जो साइटिक नर्व निकलती है या जो नर्व निकलती है उसको कंप्रेस करना शुरू करता है। ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है L4 L5 वर्टिब्रा के बीच या L5 या S1 के बीच में होती है, और यही साइटिक नर्व जैसा आपको बताया कि उस वजह से इसका दबना या इरिटेट होना शुरू हो जाता है, और वहीं से दर्द का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए, नर्व कंप्रेशन, अगर नर्व इरिटेट हो रही है ना तो इसका दर्द बहुत अलग होता है। सादा मसल स्पाज्म है तो गर्दन अकड़ गई, थोड़ा दर्द हो गया, वो दर्द एक बार का बियरेबल होता है। लेकिन नर्व कंप्रेशन जब होता है ना तो इसका पेन ही बहुत अलग होता है, सहन भी नहीं होता। इसे हम न्यूरल्जिक पेन कहते हैं। पेन कैसा होता है? ये अचानक से करंट के जैसा दर्द आना, कमर से लेके तो घुटनों के पीछे तक के, कभी एक साइड या दोनों साइड। कभी वहाँ बहुत जलन होना, कभी झुनझुनी बहुत आना, और कभी कभी तो ये दर्द इतना बढ़ा हुआ रहता है कि लोग रात को सो भी नहीं पाते। किसी किसी में रात में ये दर्द बढ़ चुका होता है। सबसे कॉमन वजह तो डिस्क बल्ज होता है। डिस्क बल्ज मतलब डिस्क फटा, और जो आपको मैंने बताया। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी वजहें हैं जो एमआरआई में समझ में आ जाती है। उसमें से एक है स्पाइनल स्टेनोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्पाइन के अंदर का रास्ता खुद से ही नैरो होने लगता है, और फिर वहाँ पे जो नर्व है वो उसे इरिटेट होती है। कई बार ये एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से भी होता है। जैसे एज जैसे जैसे बढ़ती है तो वर्टिब्रा में कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ जाता है। कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ गया उसका मतलब वर्टिब्रा की ग्रोथ थोड़ी बढ़ गई, और जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई पेशेंट में ये डिजनरेशन 50 के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ में 40 के बाद, स्पेशली उनका जिनका पोस्चर खराब हो या उनका फिजिकल एक्सर्शन वाला कोई काम है ना। एक और वजह है पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं हम उसे।
कमर के पास यानी हिप के पास एक मसल होती है जिसे हम पिरिफॉर्मिस मसल कहते हैं। ये मसल के पास से ही साइटिक नर्व जाती है, नीचे पूरे पैर के तलवे तक के जो जाती है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो मसल में स्पाज़म हो जाता है, मसल अकड़ जाती है, स्वेलिंग आ जाता है उस पर। कभी कोई गलत पोस्चर हो गया या कभी स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो गई है ना, या ओवर एक्सर्शन हो गया है ना, इसकी वजह से उस पर स्वेलिंग या स्टिफनेस आ जाता है, स्पाज़म आ जाता है, जो उसके पास से जो नर्व जा रही है उसको कंप्रेस करने लगता है और फिर उसे पेन शुरू होता है। इसे हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। ये जो इशू है ना, ये एमआरआई में दिखता नहीं है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस से समझना पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि अरे फिर एमआरआई में तो कुछ निकला नहीं है, एमआरआई में कुछ नहीं निकला है तो इसका मतलब हो सकता है कि पिरिफॉर्मिस का इशू हो, बराबर है। क्योंकि थर्ड है डिस्क डीजनरेशन। जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है, जो डिस्क होती है उसकी इलास्टिसिटी कम होने लगती है। इस वजह से वो जो डिस्क है वो फ्लैट और कमज़ोर हो जाती है, और फिर थोड़ा बहुत भी प्रेशर आया कि वही फटेगी, जल निकलेगा, नर्व कंप्रेशन होगा। ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसमें सिम्टम अचानक से आता है। एज धीरे धीरे बढ़ेगी, बोन का इशू आएगा, है ना, डिस्क डैमेज होगी, और फिर एक दिन आपको लगा कि नहीं चलो कुछ थोड़ा ज़्यादा किया जाए, और फिर काम शुरू हो जाता है। और जब पेन आता है तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा समय तक के रहता है। बताने का मतलब ऐसा है कि ये सबके कॉजेज़ काफ़ी अलग अलग है, इसका मतलब उसका ट्रीटमेंट भी अलग ही होगा। कोई एक सिंगल ट्रीटमेंट तो होगा नहीं, बराबर है। ये तो हो गए साइटिका के मेजर वजह, लेकिन कई और भी छोटी छोटी वजह है जिससे ये दर्द लंबे समय तक के बना रहता है। हम ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी हमें तकलीफ रहती ही है, और अक्सर लोग ना इन बातों को इग्नोर कर देते हैं, और इस वजह से उनको जल्दी ट्रीटमेंट में रिलीफ नहीं मिलता, बल्कि और दर्द बढ़ने लगता है, और फिर बाद में आपके ऑर्थोपेडिक बोलते हैं कि ठीक नहीं हो रहा, चलो हम ऑपरेट कर लेते हैं करके, है ना। उसमें से एक बहुत बड़ा इशू है, वो है कॉन्स्टिपेशन, गैसेस। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, पेट साफ सही तरह से नहीं हो रहा है, पेट में गैसेस बहुत हो रही है, तो उसी जगह से पेल्विस के अंदर से जहाँ से साइटिक नर्व निकलती है ना, वहीं पे सिग्मोइड कोलन और रेक्टम होता है। अब ये सब अगर इशू है हमें, गैसेस, ब्लोटिंग वगैरह, तो इसी की वजह से हमारे नर्व पे प्रेशर और बढ़ेगा, और नर्व पे जब प्रेशर, तो पहले से ही वहाँ खराबी है, नर्व पे प्रेशर ऑलरेडी है और इसमें और बढ़ गया, तो इससे तो परेशानी और बढ़ेगी, है ना। दूसरी वजह है गलत पोस्चर। हम ये जो गलत पोस्चर है, डाइट जितना इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही गलत पोस्चर भी इम्पोर्टेंट है। जैसे झुक के काम करना लंबे समय तक, डेस्क पे ऐसा बहुत देर तक ऐसा झुक के काम करना, बेड पे बैठना, लैपटॉप बेड पे रखना फिर काम करना, मोबाइल एकदम गर्दन झुका के मोबाइल यूज़ करना, लंबे समय तक बिना सपोर्ट के बैठे रहना, या लंबे समय तक खड़े रहना जैसा ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं। ये सब चीज़ें देखने में छोटी लगती है, हमें लगता है मेडिसिन ले रहे हैं और हो जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ अगर आपकी शुरू है ना, तो आपकी स्पाइन पे प्रेशर पड़ते ही जा रहा है, तो आप कितना भी ये सब चीज़ें कर लो, आप जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे, है ना। तो ये सब चीज़ों को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसके साथ में हमें मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो करना क्या है हमें, नॉनवेज, स्पाइसी, ये सब खाना नहीं खाना है। जितना ज़्यादा पानी हो सकता है उतना ज़्यादा पानी पीना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर ठीक रखना है, पोस्चर ठीक रखना है, जैसा मैंने आपको बताया, प्रॉपर सपोर्ट लेना है। जब बेड से जब उठते हैं ना, तो डायरेक्ट सीधा नहीं उठना है, एक साइड टर्न लेके उठना है, लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, थोड़े थोड़े देर में बैठना है। होम्योपैथी के साथ अगर प्रॉपर रेस्ट, डाइट और पोस्चर का ध्यान रखा जाए ना, तो रिजल्ट कई गुना फास्ट हो जाएंगे। इसलिए पता है, हम होम्योपैथी में सिर्फ एमआरआई नहीं देखते कि एमआरआई देखिए और काम हो गया। इसी वजह से हमें डिटेल में केस लेना पड़ता है। इसमें हमें करके समझना पड़ता है कि डाइट कैसा है, पोस्चर कैसा है, पानी कितना पीते, पेट साफ होता नहीं होता,
यहाँ तक कि आपका मिजाज कैसा है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें लगता है कि अरे ये मिजाज टेंशन ये क्यों पूछ रहा है करके, लेकिन ये सब चीज़ों से भी आपकी सेंसिटिविटी, आपका रिएक्शन, ये सब चीज़ें समझ में आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक एमआरआई रिपोर्ट आया, एक पेशेंट आया, उसका एमआरआई बहुत ज़्यादा ख़राब। हम देख के सोच रहे भाई कैसा होगा करके, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं, बहुत कम पेन उसे। एक दूसरा केस आया जिसका एमआरआई में कुछ भी नहीं, एकदम माइल्ड या फिर प्लेन पिरिफॉर्मिस, लेकिन उसको पेन इतना ज़्यादा कि वो दिन भर रात भर सो नहीं पा रहा है, पूरा घर सर पे उठा के रखा है। तो अब आप सोचो, दोनों को एक ही मेडिसिन लग सकती है क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। दोनों की मेडिसिन बिल्कुल अलग रहेगी। इसलिए हमें पूरी डिटेल में केस लेना पड़ता है। और एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, कई लोग पूछते हैं डॉक्टर कोई एक मेडिसिन का नाम बता दो। आप लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अभी तक के मेडिसिन का नाम नहीं आया करके, लेकिन सच ये है, अगर मैं आपको कोई एक मेडिसिन का नाम भी बता दूँ तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको वैसा ही काम करे। हर पेशेंट का जैसे रिएक्शन अलग होता है, कॉजेज़ अलग होते हैं, तो उन्हें मेडिसिन की पोटेंसीज, मेडिसिन सब कुछ डिफरेंट होती है। अगर ऐसे कोई एक पेटेंट मेडिसिन होती तो बस सब उसको लेते, ठीक हो जाते, तो इतने सारा कुछ ना वीडियो बनाना पड़ता, ना कुछ काम रहता। बराबर है ना? आपको आपके लिए एक एक्सीलेंट रिजल्ट तभी मिलेगा, आपकी एक एक्सीलेंट मेडिसिन तभी निकलेगी जब आपकी प्रॉपर हिस्ट्री मिले। आपकी एक प्रॉपर हिस्ट्री में हम जो, जैसा आपको जो पहले बताया, वो सब चीज़ें प्रॉपर असेस हो, तभी एक आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बनी हुई मेडिसिन मिलेगी और जिसे देख के हम जल्द से जल्द रिजल्ट पाएंगे। कई बार तो पता है क्या हुआ है, दो पेशेंट सेम एमआरआई में, सेम रिपोर्ट, सेम इशू, लेकिन दोनों की मेडिसिन एकदम अलग, क्योंकि दोनों का रिएक्शन अलग था, दोनों का डाइट का तरीका अलग था, दोनों के थर्मल्स अलग थे, सब कुछ अलग था। और उनके लिए उनका मैनेजमेंट भी अलग था, क्योंकि दोनों के काम अलग थे। बराबर है ना? अब मैं पुलिस वालों को मैं बोलूँगा अलग तरीके, जो सीटिंग वर्क वाले हैं उस तरीके से उनका मैं अगर मैनेजमेंट कर के लिए बोलूँगा मैं, तो पॉसिबल है कि उन्हें रिजल्ट आएगा? नहीं ना। तो उनके लिए उनका मैनेजमेंट भी अलग रहेगा और उनके लिए उनकी मेडिसिन भी अलग रहेगी। होम्योपैथी में दर्द का नाम नहीं, दर्द का नेचर मैटर करता है। इसलिए अगर आपको भी रिलीफ चाहिए तो बिना केस डिटेल शेयर किए दवाई मत लीजिए। सही ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल होगा जब आप ये सब चीज़ें दोगे, साथ में पोस्चर, डाइट, सब सही तरह से करेक्ट किया जाए। देखिए, मेडिकल साइंस बहुत बड़ा है, सिर्फ एलोपैथी नहीं है। कई सारे मेडिसिनल सिस्टम्स हैं जो कई 100 सालों से चल रहे हैं और एक्सीलेंट रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, इनका एक प्रूवन कंट्रीब्यूशन है। तो पैनिक मत करिए। अगर आपको सर्जरी रेकमेंड हो गई है तो पैनिक मत करिए, शांत दिमाग से सोचिए, एक सेफ ऑप्शन एक्सप्लोर करिए। एलोपैथी में एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होते हैं, सेकंड प्रोटोकॉल, थर्ड प्रोटोकॉल, फोर्थ प्रोटोकॉल तक के मेडिसिन काम करती है। लेकिन जब एक प्रोटोकॉल ख़त्म हो गए इनके, तो उसके बाद में सिर्फ उनके पास ऑपरेशन ही बचता है। लेकिन अदर पैथीज है जो कई 100 साल पुरानी हैं, उनमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, उनके पास इससे आगे की भी चीज़ें हैं। अक्सर लोग जल्दी में ऑपरेशन डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ऑपरेशन के बाद में भी 2 से 3 महीने का बेड रेस्ट तो लेना ही है। तो क्यों ना हम पहले ही थोड़ा रेस्ट लें, प्रॉपर मेडिसिन ले और बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए। ऑपरेशन तभी बहुत ज़रूरी है जब हमारे पैर में वीकनेस आ रही है या हमारे स्टूल या यूरिन का कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अगर ऐसा है तो हमें इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है या दर्द अभी अभी शुरू हुआ है, तो एक सेफ विंडो है हमारे पास। हम
कुछ और ट्राई करके बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। कुछ दिन का प्रॉपर रेस्ट, होम्योपैथी का पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, ये अगर साथ में अगर आपका रहा तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपका केस रिसेंट है, मतलब अभी का है, यानी 10 से 15 दिन ही हुए हैं, तो आपको 10-12 दिन में आराम भी शुरू हो जाएगा। अगर ये पुराना केस हो गया है तो भी कभी कभी फर्स्ट मंथ में ही 30-40% तक के इम्प्रूवमेंट आ जाता है, और ऑन एन एवरेज 20-30% तो सबको आ ही जाता है, और 3-4 महीने में बहुत अच्छा पेन हो जाता चले जाता है, और एक डेली नॉर्मल लाइफ हमारी शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है हमें हमारी बॉडी को सर्जरी में तभी डालना चाहिए जब हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो। आपका पेशेंस और हमारी अंडरस्टैंडिंग मिलके ही एक रिज़ल्ट बनेगा। एक एक्सीलेंट रिज़ल्ट पाने के लिए, प्रॉपर पूरा सही तरीके से ठीक होने के लिए जितना एक डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन चाहिए उतना आपका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो जो चीज़ें मैंने आपको कही है आप उस तरह से करिए, साथ में मैं मेडिसिन देता हूँ, देखिए बहुत अच्छे से रिज़ल्ट आएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, जिसे ज़रूरत है उसे शेयर करें। अगर आपको पर्सनली कंसल्ट करना है, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी दी हुई है, एड्रेस भी दिया हुआ है, आप एक आके मिल सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया वीडियो कॉलिंग में भी हम काम कर सकते हैं और आपको मेडिसिन कुरियर करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।